नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन, दिल्ली में नामों के पैनल पर हो रही चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत होंगे बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड से लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। उत्तराखंड कांग्रेस में सभी सीटों पर बनी सहमति। अब कभी भी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में ही डाल रखा है डेरा। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी से सटी सीमाओं पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती। तो कोडिया और दिल्ली फार्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान, वाहनों की चेकिंग और सभी गतिविधियों पर नजर। उत्तराखंड में कोविड के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार। 4,482 नए मरीजों के साथ 6 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 1,865 मरीजों ने दी कोरोना को मात। तो वहीं हरिद्वार निगम में 33 लोग कोविड पॉजिटिव। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड से भेजे गए नामों के पैनल पर मंथन जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो वहीं प्रदेश भाजपा से अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने भी बैठक में शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक के अनुसार पार्टी के कोर ग्रुप और चुनाव समिति में विचार विमर्श के बाद प्रदेश से केंद्रीय संगठन को सभी 70 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करके भेजे जा चुके हैं। चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे गौतम बुद्ध नगर, जहां पर जिम्स कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिम्स को सर पहला स्थान मिला, सेकंड पे कानपुर, थर्ड पे केजीएमयू, चौथे पे सीपीसीआई। तो जिम्स अस्पताल में पहुंचे हैं कोविड प्रबंधन का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बारीकी से वहां पर जायजा ले रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं बहुत कम फैकल्टी है, लेकिन और अस्पताल में किस तरीके से कोविड प्रबंधन किया गया है इसके बारे में वहां पर अस्पताल से जुड़े प्रतिनिधि उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात भी की है और सूत्रों के अनुसार कुछ दिन से देहरादून में आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 10 मार्च को इस चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। विजय रावत ने अपने बयान में कहा कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। वे बोले कि हमारे परिवार की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा।
तो वहीं कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा की सभी सीटों पर सहमति बन जाने के बावजूद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक नहीं कर पाई, जबकि शेष बची 25 सीटों पर सहमति बनने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल सौंप दिए थे। माना यह जा रहा है कि अब कांग्रेस गुरुवार तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली में ही रुके रहने को कहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अनुसार आलाकमान के निर्देश पर सभी नेता दिल्ली में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की गिनती शुरू होते ही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमले तेज कर दिए। प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर महंगाई का मुद्दा उठाया और बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। जो आज पूरे देश के हालात हैं, महंगाई की मार से उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश त्रस्त है और महंगाई आसमान को छूने जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता से हितों से इस प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कोई सरोकार नहीं है और लेकिन इसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड सियासत में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में जुटे हैं। राज्य की जनता बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकास के मुद्दों पर मतदान की बात कर रही है। इस दौरान एवन टीवी की टीम ने मंगलौर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से चुनावी चर्चा की, जहां किसानों ने बताया कि 13 महीनों तक किसान धरने पर बैठे रहे और करीब 700 किसान इसमें शहीद हुए। इन किसानों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाएगा। उत्पादन कितनी लागत आई हुई है, पेस्टिसाइड का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, 12-1300 रुपए के टीएपी इकट्ठे आते हैं। इसलिए क्या होता, क्या 10-5 रुपए बढ़ाने से क्या होता। सरकार के प्रति किसान का रवैया बहुत सख्त है। किसानों का मूड, ये जो हरिद्वार हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र, जैसा आपने बताया, यहाँ किसान प्रभावित करते हैं ज़्यादातर हरिद्वार में, तो यहाँ हमारा अभी किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 700 किसान अपने दिल्ली के अंदर खोए। 13 महीने तक हमने वहाँ संघर्ष कराया, बहुत लंबा संघर्ष किसानों ने किया। जी जो हमारा 13 महीने जो आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, 750 किसान हमारे जो वहाँ से मर चुके हैं, शहीद हो गए। आज तो मोदी ने उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला, भाई किसान यहाँ से कितनी ठंड में, बारिश में, गर्मी में यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है, जो हमारा भी कैंडिडेट खड़ा होगा जो यहाँ से। उत्तराखंड में चुनावी तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल जोर आजमाइश तेज करने में जुटे हैं। अगर बात करें अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो भाजपा और कांग्रेस लगातार इस पर काबिज होने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में सीट के प्रत्याशी चयन के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर भी जारी है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने बताया कि भाजपा 1 या 2 दिन में टिकट फाइनल कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास मजबूत संगठन है जो लगातार अपना कार्य कर रहा है। कोई ऐसे प्रत्याशियों का चयन अभी तक हुआ नहीं है। जहाँ तक प्रत्याशी चयन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिले पर पर्यवेक्षक आए थे, उनने 3 नामों का पैनल प्रदेश को दिया और जो प्रदेश वालों ने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को 3 नामों का पैनल दे दिया है। संभवतः आज और कल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हो जाएंगे। जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम भारतीय जनता पार्टी का बूथ इकाई, मंडल इकाई, शक्ति केंद्र इकाई और जिला इकाई सब चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर घर घर जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपना चलाया हुआ है।
उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आगामी 21 तारीख को हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में उम्मीदवारों की ओर से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन स्थल पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 21 तारीख को नामांकन होना है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से उचित तैयारियां जारी है। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि यहाँ 21 तारीख से नॉमिनेशंस प्रारंभ होंगे और 14 फरवरी को मतदान की तिथि है। उसी के क्रम में हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। अभी तो नॉमिनेशंस कहाँ जहाँ होने हैं उन स्थानों को क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जोर इस समय आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर हम लोगों का है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग करके जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश आए हैं उन्हें भली भांति अवगत करा दिया गया है। हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स FST की टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि किसी तरह से भी आचार संहिता के कोई उल्लंघन न होने पाए। यदि कोई मामले आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी समय समय पर की जा रही है। उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी बीच BST प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र गढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और प्रचार पेंटिंग को हटाया गया। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों से स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया है। इसके अलावा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अभी तो नामांकन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। तो यहाँ मौजूद लोग जैसे आपने समझाया उनको? हाँ, ये सब मान गए हैं और अपने घर जा रहे हैं। और कहीं जो है किसी पार्टी का कोई बैनर पोस्टर है उसको भी हम लोग हटवा रहे हैं, पुतवा रहे हैं। ज़्यादातर 99% सब होर्डिंग पोस्टर और ये वॉल पेंटिंग हटा दी गई है। कोटद्वार में चुनाव को लेकर यूपी से सटी सीमा पर BSF के जवानों की तैनाती कर दी गई। सीमा से सटे चेक पोस्ट कोडिया और दिल्ली फार्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव को देखते हुए क्राइम से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसके तहत हमारा जो बॉर्डर पड़ता है यूपी के साथ बिजनौर जनपद का बॉर्डर पड़ता है, 2 यहाँ कोटद्वार में है और कालागढ़ में भी है। तो हमें एक पूरी कंपनी BSF की मिली हुई है जिसको हमने लगातार चेकिंग पे 24 आवर्स हमने लगा दिया है। उसके साथ ही हमारी जो SST और FST टीम्स हैं, जो जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह आते हैं, स्टैटिक टीम्स हैं, उनको भी हमने रेगुलर लगाया हुआ है, जो कि चेकिंग्स कर रही हैं। इलीगल लिकर है, इलीगल कैश है, इलीगल आर्म्स, कोई भी इस तरह से जो भी क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब पे सख्त नज़र रखी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोविड की स्थितियों की। यहां से 4,482 नए मामले एक दिन में सामने आए तो वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई। बीते 24 घंटे में हालांकि 1,865 मरीज इससे रिकवर हुए। इन्हें मिलाकर 3,41,797 मरीजों ने अब तक इस संक्रमण को मात दे दी है। वर्तमान में अगर सक्रिय संख्या की बात करें तो 20,620 मरीजों का इलाज फिलहाल चल रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट 90.49% है और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 13.50% पर पहुंच गया। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1,687 नए संक्रमित मिले। नैनीताल में 644, हरिद्वार में 582, उधम सिंह नगर में 398, चंपावत में 104, पौड़ी में 270, अल्मोड़ा में 207, टिहरी में 157, पिथौरागढ़ में 30, बागेश्वर में 81, चमोली में 202, रुद्रप्रयाग में 75 और उत्तरकाशी जिले में 45 नए संक्रमित मिले। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निगम में कार्य करने वाले 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल गए। आपको बता दें कि हाल ही में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोविड पॉजिटिव आए लोगों की प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स की जांच की और 108 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। अधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी RT-PCR टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं
सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कांटेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके RT-PCR लिए हैं। 33 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है यहाँ पे। सैंपलिंग अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे अपना टेस्ट देके जा रहे हैं। बासपुर की बरहैनी चौकी पुलिस ने एक घर पर छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हाँ, ये कल रात शराब पकड़ी गई बरहनी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है, और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है। इसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रानीपोखरी में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट और सतर्क है, और इसी के तहत रानीपोखरी थाना पुलिस ने कार से तस्करी की जा रही 10 पेटी शराब पकड़ी है। तस्करी के आरोप में पुलिस ने कार के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। रानीपोखरी थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में नागाखेर के पास चेकिंग के दौरान कार की तलाशी की गई, जिसमें 10 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। फिलहाल आरोपी कार चालक से पूछताछ जारी है। चलिए फिलहाल आपको लिए चलेंगे यूपी के गौतम बुद्ध नगर। मुख्यमंत्री योगी यहां पर मौजूद हैं। जिम्स अस्पताल में कोविड प्रबंधन का निरीक्षण उन्होंने किया। उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रिकॉशन डोज भी 45 यानी 46% लोगों को यहां पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपलब्ध कराया जा चुका है। वैक्सीनेशन के इस अभियान में, जिसमें फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दूरदर्शिता के साथ कोविड प्रबंधन में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व पूरे देश को दिया है, भारत में के अंदर बनी हुई दोनों वैक्सीन बहुत ही प्रभावी मानी गई हैं, और न केवल आज भारत में बल्कि दुनिया भर में उनकी डिमांड हो रही है। वैक्सीनेशन का प्रभाव है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और समय समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम है। हमारी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, निगरानी समितियां, इन सब ने जो बेहतरीन कार्यक्रम किया, आज उसका परिणाम हम सब के सामने है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगस्त सितंबर 2021 में थर्ड वेव आएगी, उसको नियंत्रित किया जा चुका था। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है, इस रूप में आज देखने को मिला है, और हम देखेंगे तो इसमें 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में वर्तमान में एडमिट हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर कुल हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, उस एक्टिव केस में से मात्र यानी 0.5% लोग हॉस्पिटल में हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो कुल एक्टिव केस 9,500 हैं, इसमें से कुल 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। वे भी हॉस्पिटल में वे लोग हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए थर्ड वेव में भागने या डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारी है तो सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और सतर्कता और सावधानी के लिए एक हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन जरूर करें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वह वैक्सीन जरूर ले लें। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं,
हर एक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उन सभी को वैक्सीन देने के लिए प्रेरित भी कर रही है, और जहां आवश्यकता पड़ती है तो वैक्सीन के बूथ भी स्थापित करके वैक्सीन के लिए लोगों को आगे बढ़ा करके उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और ये वैक्सीन फ्री में है। सतर्कता और सावधानी न केवल सामान्य लोगों को बल्कि बुजुर्गों को, 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को, गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को और बच्चों को खास तौर पर इसके प्रति सतर्क होना होगा। और इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके आज चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।